वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हिस्टामिन्स ड्रग। एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है, सिंपली वी से डैट कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये हम एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। ठीक है, एलर्जी के लिए ये ड्रग यूज़ होती हैं। तो इसकी जो है फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास और सेकंड जनरेशन है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। तो अभी हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन है, ये देखेंगे कि इनको हमने इंडिकेशन कैसे करनी है इनकी। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है ये ज़्यादा सेडेशन काज करती है और जो सेकंड जनरेशन है वो लेस सेडेटिंग अफेक्ट करती है। अभी यहाँ पे दिखा हुआ है जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमारे पास वो होता है कि जो चीज़ एक ज़्यादा हो रही हो और उसको कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी है जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि उस रिसेप्टर को जाके जो हमारे पास H1 रिसेप्टर है उसको उसकी साइड पे जाके ब्लॉक करने वाला है। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या करती है, H1 रिसेप्टर पे जाके उसकी साइड पे तो उसको ब्लॉक कर देती है। इसी वजह से जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन है वो कम हो जाता है। अभी इसमें जो हमारा प्रोसेस हो रहा होता है वो पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्स हो रहा होता है, लेकिन अभी चूंकि हमने एंटी हिस्टामिन दी है तो अभी जो है पैरासिम्पैथिक जो रिस्पॉन्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अभी पैरासिम्पैथिक जो हमारे पास रिस्पॉन्स है अभी ये डिक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि हमने एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी करवाई है थ्रू द एंटी हिस्टामिन ड्रग। अभी स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे ये वाली स्लाइड अभी देखिए, ये पैरासिम्पैथिक हमारे पास है। अभी एसिटाइल कोलिन जो था ये ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, लेकिन चूंकि हमने एंटी हिस्टामिन उसको ड्रग दी, अभी एंटी हिस्टामिन ड्रग दी उसको, तो जो इसके साइड इफेक्ट होंगे एंटी हिस्टामिन के ड्रग के, तो उसके साइड इफेक्ट पैरासिम्पैथिक से क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अभी एंटी कोलिनर्जिक दी है ना, तो यहाँ पे देखिए हार्ट रेट जो था वो डिक्रीज हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। अभी जो सारे उसके साइड इफेक्ट होंगे वो पैरासिम्पैथिक के ऑपोजिट होंगे, क्योंकि हमने ये पैरासिम्पैथिक को हम कोलिनर्जिक भी कहते थे। ठीक है, तो हमने एंटी कोलिनर्जिक दिया, यानी कि कोलिनर्जिक के अगेंस्ट दिया, पैरासिम्पैथिक के अगेंस्ट दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, यानी कि अब क्या हो गया है, एंटी कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक के बारे में हम पढ़ें। अभी डिक्रीज्ड सिक्रीशन हो गया और लेस नेजल कंजेशन हो जाए। अभी इंडिकेशंस की स्टूडेंट बात करें तो इंडिकेशंस हमारे पास ये है कि कॉमन कोल्ड में एंटी हिस्टामिन देते हैं और एलर्जिक रिनाइटिस में देते हैं। अभी रिनाइटिस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिनाइटिस होता है, रिनाइटिस जो है वो ग्रीक वर्ड है। रिन का मतलब होता है नोज और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन इन नोज। तो ये इसके इंडिकेशंस हैं कि एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है वो हम अगेंस्ट जो है वो एलर्जी देते हैं। और यहाँ पे क्या है, एलर्जिक रिनाइटिस और कॉमन कोल्ड। एंटी हिस्टामिन्स यहाँ पे हम बात करें तो ये सबसे पहले उसने जो है वो फर्स्ट जनरेशन दी हुई है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसके एंड पे जो है वो माइन आता है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड जनरेशन होता है उसके एंड पे डाइन आता है, DINE। ठीक है, तो इसी तरह से एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, और एसिटाइकोलिन जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के दौरान रिलीज हो रहा था न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसकी उसकी इनहिबिशन करवा दिया। ठीक है, इनहिबिशन करा दिया। अभी जो इसके सारे साइड इफेक्ट है स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि इसके जो सारे साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमने एंटीकोलिनर्जिक दी थी तो सारे साइड इफेक्ट इसके जो है वो क्या होंगे कि जो फंक्शन सिम्फेटिक सिस्टम करता है इसके सारे साइड इफेक्ट उसमें देखें। अब सिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी रेट को, ब्लड प्रेशर को, और इसी तरह से यहाँ देखें जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। ठीक है, सिम्फेटिक में हमारे पास, और जो डाइजेशन है वो भी डिक्रीज हो रही है। अभी देखिएगा डाइजेशन डिक्रीज हो रही है तो जो उसके एंटी हिस्टामिन के साइड इफेक्ट होंगे, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा। इसी तरह से जो यूरिन प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये भी हम देखेंगे यूरिनरी रिटेंशन होगी, और इसी तरह से हार्ट रेट डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। अभी हम यहाँ पे देखें ड्राई माउथ हो गया क्योंकि डिक्रीज सिक्रिएशन हो गई है। अभी यूरिनरी रिटेंशन क्यों हुई है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो
डिक्रीज हो गया था यूरिन का जो प्रोसेस का अमल था, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी थी एंटी हिस्टामिन। अब इसी वजह से क्या था कि जो डाइजेशन थी वो भी डिक्रीज हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। होमोडायनामिक की इंस्टेबिलिटी हमारे पास स्टूडेंट ये होती है कि जो ब्लड फ्लो है वो जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है, स्टेबिलिटी में नहीं रहता, इंस्टेबिलिटी उसमें आ जाती है ब्लड में। इसी तरह से टैकीकार्डिया हो जाएगा, इंक्रीज्ड बीपी हो जाएगा, ठीक है, हेडेक और डिजीनेस। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो स्टूडेंट्स वो सिचुएशन जिसमें हमने एंटी हिस्टामिन्स जो ड्रग्स हैं वो नहीं देनी। नैरो एंगल ग्लूकोमा ये जो डिजीज है ये रिलेटेड टू आई है, सेंसिटिविटी टू एंटी हिस्टामिन्स है। प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि इसके जो साइड इफेक्ट है उसमें ये यूरिनरी रिटेंशन काज करता है, तो हम उसमें भी नहीं देंगे। ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन ये होती है कि जो ब्लैडर की नेक होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या हाइपरट्रोफी हो जाती है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्लैडर है, इसकी ये देखिए ये जो नेक है यहाँ पे क्या है, राइट और लेफ्ट में क्या है कि हाइपरट्रोफी हो गई है, तो इसको हम ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी हम एंटीहिस्टामिन्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि टैकीकार्डिया है और इंक्रीज्ड बीपी है, इसलिए नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज में हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिजीज है कुछ, तो इन डिजीज में हम क्या करेंगे, वो ड्रग्स देंगे। एस्थमा है, कोप्ड है, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस। एस्थमा क्या है, किसी भी एलर्जन या पोलन की वजह से हो सकता है। कोप्ड हमारे पास इसकी जो एब्रीविएशन है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज है इसमें। और एम्फीसीमिया क्या होता है और ब्रोंकाइटिस क्या होता है। एम्फीसीमिया स्टूडेंट्स जो फंक्शनल यूनिट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो लंग्स में होता है एलोविलाई। एलोविलाई की जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम एम्फीसीमिया कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग पर्सन में होता है। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। अभी रीजन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन। अभी हमने जो स्मूथ मसल्स है उसकी रिलैक्सेशन करवानी है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ब्रोंको डायलेशन में चेंज करना है और इन्फ्लामेशन को भी हमने कम करना है, तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए। तो ऐसी जो ड्रग होगी वो हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट होगी। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करती है हमारे पास, अभी ही से हम बता देते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती है उसको क्या करती है, लैक्स कर देती है और ब्रोंको डायलेशन कर देती है और इन्फ्लामेशन को भी कम कर दिया। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है ये मेडिएटर्स है, इनको हमने रिड्यूस करना है। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास जो ड्रग्स है वो है बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये परफेक्ट ड्रग है हमारे पास। अब ये क्या करती है, ब्रोंकोडायलेशन करती है, वेजोडायलेशन करती है और यूरिनेशन के जो है वो उसको डिक्रीज करती है और पेरिस्टालसिस को भी डिक्रीज और स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन करती है। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था ना कि वहाँ पे जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये क्या करेगी, रिलैक्स करेगी इनको। इसी तरह से ये जो ड्रग है थाइफेलाइन और एमाइनोफिलाइन एंटीकोलिनर्जिक, इनको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट को। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स में। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी इंडिकेशन ये है कि हम अक्यूट एस्थमा अटैक्स में देते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ड्रग जो अक्यूट एस्थमा अटैक्स में देते हैं तो वो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अगर हम बात करें कि ये रिसेप्टर कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है, कौन से एयरवेज में, तो यूटेराइन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। तो ये क्या काम करता है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स करता है और डायलेशन कर देता है एयरवेज की, ताकि क्या होगा कि एयरवे लेने में सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो है इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है ये हमारे पास। इसी तरह से अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसके जो हैं वो बीटा 1 के भी होंगे और बीटा 2 के भी होंगे। अभी बीटा 1 के जो है वो पाल्पिटेशन है। पाल्पिटेशन क्या होती है, व्हाट इज़ पाल्पिटेशन? स्टूडेंट्स पाल्पिटेशन ये होती है कि जो आपके हार्ट होता है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। पाल्पिटेशन क्या होती है, हार्ट जो होता है आपका वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये बीटा 1 का रिसेप्टर का क्या है, साइड इफेक्ट है। ट्रीमर्स है हमारे पास, ट्रीमर्स जो है, और इसी तरह से क्या है, स्केलेटल मसल्स। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाएगी क्योंकि हमने कहा था कि ये डायलेट करने का काम करेगी। हाइपोटेंशन ये जो है ये बीटा 2 एक्टिवेशन का। तो आपने बीटा 1 के साइड इफेक्ट और बीटा 2 के साइड इफेक्ट भी
अलग से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, तो इसमें हमारे पास ब्यूटामोल है और सालमिट्रोल है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ड्रग याद कर लेनी है। नर्सिंग केयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि नर्सिस की क्या जॉब है इस ड्रग्स को अप्लाई करने में, देने में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो है वो हमने असेस करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टेटस। इसके बाद एबीजीज जो है वो भी हमने मॉनिटर करनी है। लिवर फंक्शन टेस्ट भी, लिवर फंक्शन टेस्ट इसलिए क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स है उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लिवर में होती है। इसी तरह से ऑब्जर्व ट्रीमर्स और कार्डियो वेस्कुलर्स, मतलब कार्डियोवैस्कुलर्स, हार्ट को और वेसल्स को भी हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे थायोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट और सेकंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं। सेकंड नंबर पे जो ड्रग है इसका जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म है वो अननोन है, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेशन क्या है, कि जो हमारे पास थायोफाइलिन है और अमाइनोफाइलिन है ये किस में देते हैं, ये क्रोनिक एस्थमा अटैक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने याद कर लेना है, और इसका जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म है वो अननोन है। अगर हम बात करें थर्ड जो हमारे पास है एंटीकोलिनर्जिक की, तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, ये क्या करेगा, कोलिनर्जिक एक्टिविटी, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी करेगा। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी करेगा यानी कि एसिटाइकोलिन को हमने क्या किया, उसको इनहिबिट कर दिया यहाँ पे, और ब्रोंकोडाइलेशन करवा दी है। तो इसको हम यूज कहाँ पे, ड्यूरिंग द अक्यूट अटैक में, ठीक है। ड्यूरिंग अक्यूट अटैक में क्या है, ब्रोंकोडाइलेशन हो गया। अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ये है कि ब्लॉकिंग द एसिटाइकोलिन, ठीक है, एसिटाइकोलिन को हमने ब्लॉक कर दिया है। और इसके बाद क्या है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो रही थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, और डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसका जो एक्शन है वो रिलेट करता है किससे, एंटी हिस्टामिन से, ठीक है। तो अभी इसके जो सेम टू सेम साइड इफेक्ट है स्टूडेंट्स, ये एंटी हिस्टामिन जो ड्रग हमने पढ़ी थी, सेम टू सेम जो साइड इफेक्ट है वो एंटीकोलिनर्जिक्स के और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के सेम टू सेम साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपस से को रिलेट करते हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेना। देखिए ड्राई माउथ हो रहा था वहाँ पे भी यूरिनरी टेंशन, वहाँ पे भी हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, टैकीकार्डिया, इंक्रीज्ड बीपी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और डिजनेस, ठीक है। तो 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, तो सारे सेम साइड इफ़ेक्ट है। एक दफ़ा एंटीहिस्टामिन के साइड इफ़ेक्ट याद करें और एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफ़ेक्ट वही होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात करें तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, तो ये हमारे पास है एप्लाट्रोपियम। एप्लाट्रोपियम जो ब्रोमाइड ड्रग है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स की। तो एंटीकोलिनर्जिक्स जो स्टूडेंट्स ड्रग होती हैं उनके एंड पे जो है वो ट्रोपाइम आता है, ठीक है, TROPIUME, ठीक है। तो इनके एंड पे जो एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स होती हैं हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर में, उनके एंड पे ट्रोपाइम आता है, ट्रोपाइम, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपने याद करना है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि रेस्पिरेटरी असेसमेंट करनी है। इसके बाद जो है हमने पेशेंट को जो है स्टूडेंट्स उसको वॉइड पहले ही करवा देना है, यूरिन उसको पहले ही करवा लेना है मेडिकेशन देने से पहले, ताकि हमें पता है कि ये जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक है, या हमारे पास ये एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है ये क्या करती है, यूरिनरी रिटेंशन करती है। तो इसलिए हमने उसको यूरिन पहले ही करा देना है मेडिकेशन देने से पहले। हमने पेशेंट को वार्न करना है कि वो जो हम स्प्रे है या मेडिकेशन है उसको आइज़ वगैरह में नहीं डालना, उसकी वजह से क्या है कि आइज़ जो है वो ब्लड वियन हो सकती है। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट है उसी की बेस पे हमने क्या करनी है कि मॉनिटर करने हैं हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं। अवॉइड माउथ ड्राइनेस। तो इसके अलावा जो है एडवोकेट फ्लूइड हमने इनटेक उसको भी इनकरेज्ड करना है। एंड अभी हम बात करें लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट के बारे में, जो हमारे पास फोर्थ ड्रग है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में जो हम दे रहे हैं। तो लुकोट्राइन हमारे पास ये होता है, क्या है कि लुकोट्राइन हमारे पास इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है। अगर हम इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को इनहिबिट कर देंगे तो इन्फ्लामेशन हमारे पास कम हो जाएगी। तो इसी तरह से इनहिबिट कर देना ल्यूकोट्राइन को, ठीक है, रिसेप्टर को, इसी तरह से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। अब इंडिकेशन की बात करें तो जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है हमारे पास वो हम देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एस्थमा में।
इसके बाद एग्जांपल्स की बात करें कि ल्यूकोट्राइन जो एंटागोनिस्ट है हमारे पास, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है वो हमारे पास, तो वो आती है हमारे पास मेंटेलोकास्ट आती है और जेफेलोकास्ट आती है। यानी इनके जो एंड पे है वो एएसटी और एएसटी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देने की वजह से। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कि जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ड्रग है वो हमने खाने से 1 घंटा पहले देनी है या खाने से 2 घंटे बाद देनी है। इससे क्या होगा, अगर हम खाने के साथ देते हैं तो जो ड्रग है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट उसकी अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इसमें ड्यूरेशन लेना है। अभी बात करें मॉनिटर पीटी एंड आईएनआर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट है हमारे पास, ये आप एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं लाइक अ पजल। तो अभी जो हमारे पास है लाइक अ पजल गेम की तरह, ठीक है, एक दूसरे से ये मैच करते हैं। अभी हम बात करते हैं पीटी। पीटी क्या होता है? पीटी हमारे पास रिलेटेड टू ब्लड है। ब्लड में हमारे पास जो है वो 13 फैक्टर होते हैं। उसमें जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बियन। तो ये पीटी का फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बियन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बियन जो टाइम होता है ये होता है कि एक पेशेंट है उसका जो ब्लड क्लोट उस पेशेंट का जो ब्लड क्लोट है वो कितना टाइम ले रहा है ब्लड क्लोटिंग करने में। तो वो प्रोथ्रोम्बियन टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो फैक्टर होता है। तो फैक्टर जो है वो लीवर लीवर रिलीज करता है। ठीक है, क्लोटिंग जो फैक्टर है वो बनाता कौन है? वो लीवर बनाता है। अभी आईएनआर की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो आईएनआर होता है हमारे पास, ये भी चेक करते हैं। अभी ये क्यों चेक करते हैं? ये हमें बताता है कि जो पेशेंट का ब्लड है वो कितना थिन है या उसका ब्लड क्लोटिंग जो टाइम है वो कितना है। अगर उसका ब्लड क्लोटिंग टाइम बहुत कम होगा तो उसमें हम उसको वारफिन नहीं दे सकते, क्योंकि वारफिन जो है वो ब्लड थिनर है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने एलएफटीज भी करनी है और आईएनआर वगैरह को भी मॉनिटर करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हमारे पास फिफ्थ ड्रग है, ये क्या करती है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट काज करती है और इससे इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। अभी हम बात करें कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को कौन कौन से हमारे पास रूट है जिससे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास इनहेलर के थ्रू, पर ओरल और आईवी के थ्रू दे सकते हैं। अभी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स में हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल डिस्ट्रेस है, एनारोक्सिया है, इम्यूनोसप्रेशन है, ओरल फंगल इन्फेक्शन और हाइपरग्लाइसीमिया है। जो मेन है हमारे पास वो इम्यूनोसप्रेशन है, ओरल फंगल इन्फेक्शन है और हाइपरग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम इनके नर्सिंग इंटरवेंशंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो पेशेंट को टीच करना है कि करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर। करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर जो है वो बहुत अफेक्ट करता है। अगर हम करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर नहीं करते तो जो ड्रग है वो अच्छे से अफेक्ट नहीं करेगी जाके। करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर ये होता है कि जो पेशेंट को आपने हमने एजुकेट करना है कि आपने थोड़ा सा अपना जो हेड है वो पीछे की तरफ करना है, और जब आपने लंबी सांस लेनी है तो इनहेलर को पुश कर देना है, और इनहेलर को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने पुश करना है और डीप ब्रीथ लेनी है, ताकि जो ड्रग है वो पूरे एयरवे में फैल जाए। ठीक है, और अच्छे से अफेक्ट करे। इसके अलावा जो है हमने एडवाइस करना है पेशेंट को कि आपने ओवरडोज नहीं लेनी और जो ड्रग है उसको स्टॉप नहीं कर देना, और फिजिशियन से रिव्यू करना है। इसके अलावा जो है वो ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अगर ओरल हाइजीन नहीं करेंगे तो रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम इनहेलर के थ्रू ले रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अभी हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल की, तो जब हम पर ओरल या आईवी देंगे तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं सिक्स ड्रग जो हमारे पास है, मेस्ट सेल स्टेबलाइजर। जो मेस्ट सेल स्टेबलाइजर है ये क्या करती है? जो हिस्टामिन हमारे पास होती है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्रोमोलाइन है। क्रोमोलाइन जो ड्रग है वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है और इसको हम क्रोनिक एस्थमा में देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज़ किस में करते हैं? क्रोनिक एस्थमा में। अभी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्टिंगिंग है और बर्निंग ऑफ नेज़ल मिकोसा है, एजिटेशन ऑफ द थ्रोट है और नेज़ल कंजशन है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर के। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास समरी है, जितनी भी हमने अभी तक जो ड्रग्स पढ़ी हैं उनकी समरी है।
तो हमने जो ड्रग है वो 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स। एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो एजेंट है हमारे पास, वो हम टीबी में देंगे, ट्यूबरकुलोसिस में देंगे। तो स्टूडेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको हम टीबी भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है हमारे पास? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, इसलिए हम इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अभी जो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन है वो जो मोस्ट प्राइमरी साइट उसकी होती है वो लंग्स होती है। इसके अलावा जो ये जो बैक्टीरिया है ब्रेन में भी इन्फेक्शन करता है, बोन में भी इन्फेक्शन करता है, लीवर में भी इन्फेक्शन करता है और किडनी में भी इन्फेक्शन करता है, लेकिन प्राइमरी साइट जो है वो लंग्स है हमारे पास। माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया हमारे पास, इसके इन्फेक्शन की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है, या कोई दूसरा पर्सन कोफिंग कर रहा हो या स्नीजिंग कर रहा हो तो उसके ड्रॉपलेट्स हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें भी वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसके अलावा ब्लड के थ्रू हो सकती है और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी एजेंट्स के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है हमारे पास, उसमें कौन कौन सी हम जो ड्रग्स हैं उनको दे सकते हैं। आइसोनाइजिड है हमारे पास ड्रग है, एथिमाब्यूटोल है हमारे पास, पेजिनामाइड है हमारे पास, रेमफिन है हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये ड्रग है हमारे पास। फर्स्ट ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस में हम देंगे, एसोनाइजिड। एसोनाइजिड को हम INH भी कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन ड्रग अगर MCQs में पूछ ले कौन सी देते हैं तो वो आइसोनाइजिड है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी। अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, यानी बैक्टीरियोसाइडल वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने वाली होती हैं ड्रग, ठीक है। तो आइसोनाइजिड के बारे में आपने ये भी पॉइंट याद रख लेना है MCQs के बारे में। अभी ये जो है ये वेल ऑब्जर्व्ड किसके थ्रू होती है? GIT ट्रैक्ट के थ्रू होती है। साइड इफेक्ट जो है इसके 3 साइड इफेक्ट है। हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, रीनल टॉक्सिसिटी करती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। नर्सिंग इंटरवेंशंस भी हम जो है साइड इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। पेरिडोक्सिन जो विटामिन B6 भी उसको कहते हैं, ये हम देंगे मिनिमाइज करने के लिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसी तरह से लीवर एंजाइम्स मॉनिटर करने और रीनल फंक्शन टेस्ट भी हमने करना है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास एसोनाइजिड। आइसोनाइजिड के हमारे पास सेकंड नंबर पे हमारे पास रिफेम्पिन है। हमारे पास रिफेम्पिन जो ड्रग है हमारे पास, ये सेकंड ड्रग है जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है हमारे पास, यानी कि ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकती है, सिर्फ ये याद रखना है आपने। इसके अलावा जो है रिफेम्पिन जो है वो कभी भी अलोन यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ दूसरी ड्रग को भी यूज़ करेंगे ताकि क्या कर सकें, मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक ही याद रख लेना है, उससे जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है वो कोरिलेट करते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रेशन। अभी जो जितनी भी बॉडी सेक्रेशन होगी वो डिस्कलर आएंगे, मतलब यूरिन जैसे पहले आता था वैसे अब यूरिन नहीं आ रहा। इस तरह से टीयर्स, स्लाइवा, स्पूटम, रेस्पिरेशन और फीसिस भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिफेम्पिन का जो साइड इफेक्ट है वो मेन क्या है? डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी सेक्रेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन भी साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। अभी नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, हमने कहना है कि आपके जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, डिस्कलरेशन हो गया है। लेकिन हमने कहना है कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है किसका? रिफेम्पिन का। तो आपने बिल्कुल वरी नहीं होना इसके बारे में, और ये इट्स अ टेम्परेरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है एथिमा ब्यूटोल है हमारे पास जो ड्रग है, ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, यानी कि जो विजुअल अक्यूटी होगी उसको कम कर देगी, और जो पेशेंट है उसको ग्रीन कलर में और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, वो ग्रीन को रेड करेगा और रेड को ग्रीन करेगा। तो ये जो विजुअल हमारे पास अक्यूटी है ये किस में कम होगी? कौन सी ड्रग देने से? एथिमाब्यूटोल देने की वजह से। नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो हमने विजुअल अक्यूटी जो है उसकी चेक करनी है, इसी तरह से उसको कलर डिफरेंशिएशन जो एबिलिटी है वो भी उसकी चेक करनी है। अभी इसके बाद पेशेंट को हमने एक्सप्लेन करना है कि ये टेम्परेरी तौर पर जो इसका ये साइड इफेक्ट है, तो इसके लिए भी उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पेशेंट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि पेशेंट के जो है वो विजुअल जो एक्यूटी है वो कम हो चुकी है, तो इसमें जो पेशेंट के चांसेस होते हैं फॉल करने के वो बढ़ जाते हैं, तो हमने प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी करना है पेशेंट को।
तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो ड्रग है वो फोर्थ ड्रग है फेजिनामाइड। फेजिनामाइड जो है बैक्टीरियल साइडल है, यानी ये भी बैक्टीरिया को किल करती है हमारे पास। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो अननोन है, लेकिन साइड इफेक्ट्स जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव यूरिक एसिड होता है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो भी साइड इफेक्ट्स की बेस पे करते हैं। साइड इफेक्ट में हम क्या है, यूरिक एसिड लेवल चेक करेंगे, एलएफटीज चेक करेंगे। एलएफटीज क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, और क्या करेंगे, एंटीमेटिक्स देंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट्स में इसमें हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग आ रहा था, इसलिए हमें इसमें एंटीमेटिक्स देने। अगर नेक्स्ट में जो है फिफ्थ ड्रग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टेप्टोमाइसिन, जो एंटीबायोटिक है हमारे पास स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन किस में इन्वॉल्व है, हमारे पास अम्यूनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। अभी मेजर साइड इफेक्ट्स इसके क्या है कि ये डैमेज करेगी एट क्रेनियल नर्व को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है एट क्रेनियल नर्व्स को। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, और ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी यानी हमारे पास रिलेटेड टू द वेस्टिबुलर नर्व जो हमारे पास एट क्रेनियल नर्व है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास क्या करेंगे कि हम फंक्शन ऑडिटरी फंक्शन टेस्ट करेंगे और रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। और आयु चार्ट का हमने बहुत ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट हमने मॉनिटर करनी है। इसके अलावा जो बर्न है और कैटोनिन जो लेवल वगैरह उनको भी मॉनिटर करना है।